नमस्कार, मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके लिए लेके आई हूँ जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी। जसविंदर शर्मा जी हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक हैं। आइए मैं उनकी एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है बंद गली। मेरी ज्ञानेंद्रियों के साथ इन दिनों एक विशेष प्रकार की समस्या होती जा रही है। मैं लोगों को बताती हूँ मगर वे यकीन नहीं करते। वे कहते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि शरीर में आई इतनी बड़ी खराबी कुछ दिन बाद ठीक हो जाए और कुछ दिनों बाद फिर खुद ब खुद वैसी ही हो जाए। मगर यह सच है कि साल के कुछ महीनों में मैं गूंगी बहरी हो जाती हूँ। ऐसा तब होता है जब मैं अपने बड़े बेटे रणबीर के पास शहर में जाकर रहती हूँ। जैसे ही मैं 6 महीने बाद गांव में अपने छोटे बेटे बलबीर के पास आती हूँ तो मेरी सुनने व बोलने की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और मैं पहले की तरह ही सामान्य हो जाती हूँ। जब मैं शहर में बड़े बेटे के पास होती हूँ तो छोटी बहू का फोन हर रोज आता है और वह मुझे गांव आने के लिए कहती रहती है। लेकिन मुझे पता है कि उसे मुझसे कोई खास लगाव नहीं है। उसकी नज़र तो मेरी 20,000 रुपए की महीने की पेंशन और बैंक में रखी रकम पर रहती है। मेरे पास जो सोना है उसे यह खटका रहता है कि कहीं झांसे में आकर मैं अपनी बड़ी बहू को न दे दूं। इसलिए मेरी हर समय निगरानी की जाती है। मेरे पास जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, बातें व अनगिनत किस्से हैं, मगर मेरे इतने बड़े कुनबे में किसी के पास समय नहीं है कि कुछ देर मेरे पास बैठकर मेरी कोई सलाह ले या मेरे अनुभव की बात सुने। शहर में हर तरफ आसमान को छूते कंक्रीट के जंगल सरीखे फ्लैट ही फ्लैट खड़े हैं। बड़े बेटे रणबीर का सोसाइटी में 4 कमरों वाला फ्लैट है। वे मुझे अंदर वाला छोटा सा सुनसान अंधेरा और बेरौनक सा कमरा देते हैं जिसमें बामुश्किल एक बेड आ सकता है। मेरे जाने के बाद वे इस कमरे को स्टोर रूम के रूप में उपयोग करते हैं। इस कमरे में बाहर की दुनिया से जोड़ने वाली केवल एक छोटी सी खिड़की है जहां से इस सोसाइटी का पार्क नजर आता है। बस वहीं से बाहर का नज़ारा देख देख कर मैं 6 महीने का समय काटती हूँ। मेरे लिए तो यह एक प्रकार की जेल ही है। यहाँ समय काटना ही सबसे बड़ी समस्या है। सारा दिन मैं अपने मुंह, कान, दिमाग और आंखें बंद किए पड़ी रहती हूँ। मैं टीवी वाले कमरे में नहीं जा सकती। मेहमान वाले रूम में तो मेरी जाने की सख्त मनाही है। मैं बाहर के गैलरी वाले बरामदे में उठ बैठ या टहल नहीं सकती क्योंकि ऐसा यहाँ कोई नहीं करता। सब के सब अंदर से कुंडी लगा कर रखते हैं जैसे जेल में बंद कोई कैदी हूं। मजार है किसी को किसी की शक्ल नजर आ जाए। छत पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे समय पर भोजन मिलता है। कोई यह नहीं पूछता कि मुझे क्या खाना अच्छा लगता है। रसोई वाली छोकरी जो कुछ बनाकर मेरे सम्मुख रखती है मैं खा लेती हूँ। मैं उससे बात करूं तो उसके पास भी समय नहीं है। बहुत खपी हुई रहती है वह। जब मेरे अपने ही मुझसे बात करने को राजी नहीं तो फिर वह तो बेगानी है। मेरे पास एक पुराना सा रेडियो है। कभी कभार उसके पुराने घिसे हुए बटन मरोड़ती हूँ तो उसमें से घर घर की कुछ गाने जैसी आवाज आती है। कभी मुझे अच्छी लगती है तो कुछ देर सुन लेती हूँ। यहाँ की कोठरी में मेरे लिए एक सुखद समय सिर्फ वही होता है जब इस सोसाइटी के ये पत्थर दिल इंसान होली मनाते हैं।
उस दिन पता नहीं कैसे ये तालाबंद दिलों वाले लोग झुंड के झुंड बाहर खुले पार्क में नमूदार होते हैं और बनावटी चेहरों से खोखली हंसी हंसते हैं। ऐसा ही आयोजन ये लोग नए साल के आगमन पर भी करते हैं। 200 के लगभग लोग पार्क में जमा होते हैं। स्टेज पर पता नहीं किस तरह का गाना बजाना होता है। शोर शराबा अधिक सुनाई देता है। नए साल की शुभकामनाएं देकर अपने अपने दड़बों में घुस जाते हैं और फिर अगले साल ही मिलते हैं। और इस माहौल में मेरे साथ यह समस्या बरकरार रहती है, जिसका बयान मैंने कहानी के शुरू में किया था। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, मगर मैं न तो सुन सकती हूँ और न ही बोल सकती हूँ। बोलूं तो क्या बोलूं, किससे बोलूं और किस जुबान में बोलूं? सब कुछ तो अनजाना और अबोझ है चारों तरफ। मैंने सारा समय, अपना सारा जीवन गांव में ही बिताया है। मेहनत से बच्चों को पढ़ाया। जब तक पति जिंदा थे सब कुछ ठीक था, मगर अब मेरी उम्र 85 से ज्यादा हो गई है। अब घर की कमान मेरे हाथ में नहीं है। अब मैं कमजोर हूँ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ और दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। अब मैं एक प्रकार से सब पर बोझ बन गई हूँ। हाँ, अब भी मेरे लिए एक सुकून की बात है। जब मैं गांव में अपने छोटे लड़के बलबीर के पास होती हूँ तब मुझे बहुत कम दिक्कतें पेश आती हैं। आस पड़ोस के लोग पास आकर बैठते हैं, त्योहार में लोग इकट्ठे होते हैं, रोज दुआ सलाम होती है, गपशप होती है। इससे मेरा समय अच्छा गुजर जाता है। घर के लोगों की उपेक्षा भरी बातें दिमाग में नहीं घुमड़ती। समय के साथ साथ मेरी दोनों बहुओं में खींचतान बढ़ती जा रही है कि कौन मुझे ज्यादा देर तक अपने पास रखेगी। मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है उन्हें तो मेरे पास बैंक में रखे नोटों से सरोकार है या मेरी पेंशन की दरकार है। मैं जहां रहती हूं पेंशन उन्हें ही देती हूं। तभी तो दोनों बहुओं में एक अलिखित समझौता हो चुका है कि 6 महीने मैं एक के पास रहूंगी और 6 महीने के बाद दूसरी बहू के पास। एक दिन ज्यादा नहीं हो सकता इस हिसाब किताब में। पिछले कई सालों से मेरा यही सफर है, रोलिंग स्टोन की तरह इधर से उधर। मेरी मर्जी कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूं। मैं भी मुंह बंद करके यह सारा तमाशा देखती रहती हूं। मेरी कोई सुने तब ना। धन्यवाद।